साथियों नमस्कार। एक शाम देश के नाम अखिल भारतीय संस्था की 31वीं कड़ी में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत रावत जी को आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर भरत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट होने के साथ एक कवि, लेखक और वक्ता भी हैं। आपकी वाचन में भी रुचि है। जीवन को एक फुल सर्कल में जीने की कला में वे निपुण हैं एवं मेडिकल साइंस को सभी दृष्टिकोण से समझने की कला रखते हैं। आइए हम डॉक्टर भरत रावत जी को व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर भरत, आपका स्वागत है। आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्ते। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। जी सुन पा रहे सर। ठीक है। सो आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों देखिए, अब ये नाम भी आपने बड़ा अच्छा रखा है, एक शाम देश के नाम। और देश का मतलब ये हुआ कि तो दोस्तों, अब हमको इस वक्त जो हमारा देश जिस चीज से थोड़ा सा जूझ रहा है, और हम ये देखते हैं कि न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरे विश्व में एक थोड़ी सी हलचल मची हुई है। उस बीमारी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, थोड़े से मिथ्स और फैक्ट्स के ऊपर हल्की सी बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि जब आप यहाँ से उठें तो जिस वक्त जैसा अभी महसूस कर रहे हैं उससे थोड़ा बेहतर महसूस करें। और इस चीज के प्रयास के साथ अब मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझ लें सभी लोग कि कोविड एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि 1 से 2% मरीज क्रिटिकल अवस्था में जाते हैं। और दोस्तों, ये भी आप समझ लें कि वायरसेस का इन जनरल कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और ये भी समझ लें कि कोई भी रोग हो, अच्छा ये हो कि उचित इलाज हो, ना आवश्यकता से कम हो और ना आवश्यकता से ज्यादा हो। मेडिकल साइंस में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। और ये चुनौती हम डॉक्टर्स के सामने तो है ही, लेकिन आप लोगों को भी अपना इस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि इससे इसका ध्यान रहे कि ना आवश्यकता से कम इलाज करें और ना आवश्यकता से अधिक इलाज करें। कोई ऐसा इलाज नहीं है दोस्तों, और कोई ऐसी जांच भी नहीं है जो बिल्कुल ही आप समझ लें चलो जी कर भी लिया तो क्या नुकसान है। अब आपने एक छोटा सा खून की जांच आप एक्स्ट्रा कर ले, आपको लगेगा कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मेरा थोड़ा सा ब्लड गया, लेकिन जो उससे आपको मेंटल इफेक्ट पड़ेगा और फिर उसको आप जो ट्रेस करने की कोशिश करोगे और फिर उसमें जो आप अपनी नींदें खराब करोगे, उसका क्या मूल है। तो ये चीज आप देखिए कि आजकल तो ये इंटरनेट का और बड़ा आसान सा व्हाट्सएप पे जो आपके पास वो हो गया है। मेरे पास अपने फोन में दोस्तों इस वक्त मुझे रोज 10 से 20 लोगों को कहता है मेहरबानी करके मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज मत भेजो और कुछ भी मैसेज मत भेजो, क्योंकि उससे मरीजों के मैसेज नीचे दबते चले जाते हैं। और मरीज लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक एक मरीज 10-10, 20-20 रिपोर्ट्स के फोटो भेज देता है आपको और कहता है कि जी जरा ये पढ़ो और बताओ क्या है। और उनकी खुद की नहीं है, ये उनके पड़ोसी की है और उनके पड़ोसियों की है। और आपको क्या लगता है, मुझे क्या पता नहीं है कि मैं उसका अकेला डॉक्टर को नहीं भेजा उसने, तो ऐसे 10 और डॉक्टर्स को भेजा हुआ है। चलो जी सबको फॉरवर्ड कर देते हैं, अब देखते हैं किसका जवाब आता है। ये तो बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है ना आपको अपना इलाज कराने का। तो देखो, मैं आज अपनी टॉक का प्रारंभ सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात से करना चाहता हूं। अपना डॉक्टर चुने, एक डॉक्टर चुनिए, वो जीप हो, MBBS हो, कुछ भी हो, लेकिन एक किसी डॉक्टर को चुने और उससे, जिसको अपन फैमिली फिजिशियन पहले कहते थे, कि वो आपको और आपके परिवार को जानता है और उसको पता है कि कब कौन सी घंटी बजानी है और कब किसको दिखाना है, कहाँ रिफर करना है। ऐसा एक संबंध बनाइए और उस संबंध को मेंटेन करिए। दो तो मुझे लगता है आदमी जुआ खेलता ही है लाइफ में, एक तो बीवी चुनते वक्त या समझ करो स्पाउस चुनते वक्त, और दूसरा डॉक्टर चुनते वक्त। ये तो जुआ खेलना ही पड़ेगा आपको, इससे ज्यादा ब्लाइंड गेम क्या है। लेकिन
लेकिन विश्वास रखें फिर, क्योंकि वो विश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है सब कुछ। जब किसी भी डॉक्टर को लगता है ना दोस्तों कि यार ये बंदा सिर्फ मेरे से ही बात कर रहा होता है और इधर उधर नहीं ले रहा होता है और बार बार पलट के मेरे को ही दिखाता है, फिर फॉलोअप में नहीं ठीक होता है तो उस डॉक्टर को समझ में आता है कि यार ये बीमार को इसको तो मुझे ही ठीक करना है, तो उस डॉक्टर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ठीक। और हमें पता होता है कि यार ये पेशेंट तो है, आज इधर है, कल उधर जाएगा, परसों उधर जाएगा, उसकी भी सुन रहा है, उसकी भी सुन रहा है, तो आप भी फॉर्मेलिटी कर रहे हो, डॉक्टर भी आपके साथ फॉर्मेलिटी कर। मैं अपने खुद के घर वालों का व्हाट्सएप पे इलाज करने में समर्थ नहीं हूं और मुझे उनको कहना पड़ता है, अपनी खुद की बहन को, अपने जियाजी को, अपने साले को, कि भैया लोकल डॉक्टर को दिखाओ। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि उस लोकल डॉक्टर से मैं बात कर लूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि ये जो आपकी आदत है ना, फटाफट में रिपोर्ट्स खुद ही जाके करा लो। एक तो ये भी आसान हो गया, पैथोलॉजी टेस्ट फटाफट हो जाते हैं घर में आके। लोग बाग आपके 50 टेस्ट 2000 रुपए में, 100,000 रुपए में निरर्थक टेस्ट हो आप, और फिर डॉक्टर्स को ढूंढते हो आप कि यार किसको दिखाऊं, किसी के पास समय ही नहीं देखने का। अरे मैं पूछता हूँ, ये कराई थी कि क्यों जांच आपने अपनी? पहले उस डॉक्टर को बताओ ना, किसने कहा आपको जांच कराने को? नहीं, डॉक्टर ने तो नहीं कहा, हमने ही जांच करा ली। अब हमने जांच करा ली तो भुगतो आप ही। पहले जांच कराते हो, फिर डॉक्टर को ढूंढते हो। अरे पहले डॉक्टर को ढूंढिए, डॉक्टर जो कहे वो 4 जांच कराओ, उससे उसी डॉक्टर से सलाह लो जिसने आपसे कहा था जांच कराने के लिए, क्योंकि वो समझता है कि उस जांचों का मतलब क्या है। तो ये बहुत एक गंभीर स्थिति है। डॉक्टर सुषमा ने भी इस तरह के कुछ इसमें मुझे प्रश्नों में लिखा, तो उसी से मेरे को ये जागृति आई कि इस बात को मैं जरूर से उठाऊं शुरू में, कि कोई भी रोग हो, कोविड ही नहीं, कोई भी रोग हो, तो हम अपने इसको एक पर्सनल चीज मानिए। इसको ऐसे आप छापते मत रहिए अखबारों में, मुझे ऐसे आज क्या करूं क्या करूं, क्या अपनी सारी रिपोर्ट कौन बांटता है ऐसे सबको? ये आपकी एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है, मत शेयर करिए सबके साथ, और सिर्फ अपने एक फिजिशियन को दिखाइए, उसकी सलाह मानिए। अब दोस्तों कोविड पे वापिस आता हूं। कोविड का क्या इलाज है? लोग बात कहते हैं कि हमने शुरू से जल्दी इलाज शुरू कर देना चाहिए, हमने इलाज शुरू कर दिया कोविड का। अरे कोविड का कुछ इलाज नहीं है दोस्तों। क्या इलाज है कोविड का? क्या जांच करी जाए कोविड की? जो जांच, उसके अलावा और क्या जांच? तो शुरू के प्रारंभिक 2-3 दिनों में तो ना कोई जांच है और ना कोई इलाज है। सिर्फ ये है कि आइसोलेशन में बैठिए, 3 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर पानी पीजिए, आइसोलेशन में रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी नींद सोइए, और अपना घर दिन में 3-4 बार टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए। बस यही है, यही जांचें हैं और यही इलाज है। तो आप ये देख लो कि 90% दवाइयां जो हिंदुस्तान में दी गई और दी जा रही है अभी भी, वो सब प्रूव हो चुकी है कि सब निरर्थक थी। ना डॉक्सी, ना एजिथ्रोमाइसिन, ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ, ना जिंक, ना विटामिन सी, ना कुछ ना कुछ। अब आप किसी भी डॉक्टर से आज की तारीख में पूछिए, क्या डॉक्टर साहब, क्या आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि इनमें से किसी भी दवाई से बीमारी में कुछ फर्क पड़ता है? तो डॉक्टर बताएगा नहीं जी, नहीं पता। और फिर क्यों देते हो डॉक्टर साहब? तो मरीज ही कहता है, मरीज को दवाई नहीं दो तो बोला हम जांच क्या कर रहे हैं, आपने किस चीज का आप इलाज कर रहे हो? तो ये थोड़ी बहुत गलती दोनों तरफ ही है। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपको स्पष्ट रूप से कहें कि चुपचाप बैठो और बस क्रोसिन खाओ, टेम्परेचर चेक करो। वैक्सीन लगा रखी है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैक्सीन नहीं लगाई है तो थोड़ा सा आपने वो केयरफुल रहना, आइसोलेशन में, और 2-3 दिन में अगर नहीं ठीक होता है तो फिर अपन सलाह करते हैं। क्योंकि मरीज, डॉक्टर को भी लगता है कि ये सुन के तो मरीज दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सबका योगदान है इन चीजों में, इसलिए आवश्यकता से अधिक जांचें हो जाती हैं, आवश्यकता से अधिक फिर इलाज हो जाता है। दोस्तों दूसरा हमको ये समझना है कि अब जैसे घरों में क्या व्यवस्था करके रखें। घरों में कुछ नहीं, आप 2 थर्मामीटर रखिए, ताकि अगर सपोज करो 2 लोगों को हो चुका है तो बाकी के लोग दूसरे थर्मामीटर से अपना चेक करते रहे। हो सकता है शुरू में अभी 2 पॉजिटिव हैं, 2 दिन बाद शायद बाकी बच्चों में से भी एक आधी पॉजिटिव हो जाए। मेरे ननिहाल के अंदर, इंदौर के अंदर घर में 12-15 लोग रहते हैं। शुरू में 2 लोग पॉजिटिव हुए तो हमने आइसोलेट किया, आखिरी में होते होते 10 पॉजिटिव हो गए, तो जो 2 नेगेटिव बचे उनको आइसोलेट करना पड़ा। ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार। तो पॉजिटिव एक तरफ हो जाए, नेगेटिव एक तरफ हो जाए, उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब अगर आपको देखिए, अगर 2-3 दिन बाद भी आपको बुखार तेज आ रहा है
या सैचुरेशन आपका ड्रॉप होने लगा है। एक चीज और चेक कर सकते हैं आप, 6 मिनट्स वॉक टेस्ट चेक कर सकते हैं। 6 मिनट चल लीजिए, अगर आपका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख लीजिए, ठीक है। अब अगर 2-3 दिन बाद भी कुछ तकलीफ है तो आप अपने लोकल डॉक्टर से सलाह करो, वो आप बता देगा। सीटी स्कैन यूटी स्कैन कर, अर्ली सीटी स्कैन का तो कोई वैल्यू नहीं है, कम से कम 5-6 दिन बाद या सैचुरेशन ड्रॉप हो तब सीटी स्कैन किया जाता है। देवास के अंदर कल मुझे पता पड़ा रात को 2-2, 3-3 बजे तक लोग बाग सीटी स्कैन के लिए खड़े हुए थे, रात को लाइन लगाकर। कई बार एक बार कोविड हो जाता है, लोग बाग 3-3 बार सीटी स्कैन करा चुके हैं। तो दोस्तों सीटी स्कैन से रेडिएशन होती है, अब इतने सीटी स्कैन का क्या इंपैक्ट होगा वो बाद में पता पड़ेगा हमको। एक सीटी स्कैन कितने सारा रेडिएशन देता है उसका कुछ अंदाजा नहीं है आप लोगों को। तो ये ऐसा ही नहीं है कि आपने बस जेब से पैसे निकाले और जांच कर ली। और इसी तरह से जब आपको, अगर आप ठीक होने लगे हैं तो आपको दोबारा कोविड नेगेटिव प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस कोई आप ऐसी जगह पे संस्था में काम करते हो जहां इसकी अनिवार्यता हो। मेरे अस्पताल में जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऑफिसेज में जरूरी नहीं है, अमेरिका यूरोप में जरूरी नहीं है। तो अगर आपको 10 दिन हो चुके हैं या 12 दिन हो चुके हैं बीमारी के शुरू हुए और आखिरी के 4-5 दिन आप एसिम्टोमेटिक हैं, तो अब आप आइसोलेशन में रहने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप सामान्य प्रिकॉशन लेके अपने काम में, अस्पताल में एक डॉक्टर या नर्स 10वें या 12वें दिन, आखिरी के 4 दिन एसिम्टोमेटिक होने चाहिए, वो अस्पताल ज्वाइन कर लेता है बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के। इतने सारे लाइन में लगे हुए और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए उतनी लाइन में लगकर, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हाँ हम कितना, किस लेवल तक। और एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि कोविड से जो लोगों को तकलीफ हो रही है वो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली जिनको किसी कारण से वैक्सीन नहीं लगी थी। अमेरिका में 7 करोड़ लोगों पर यह अध्ययन हुआ जिन्हें वैक्सीन दी थी, और जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी उन लोगों में 7 करोड़ लोगों में से मृत्यु की दर आई 0.00009। 0.00009 that was the death rate after both doses of vaccine। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद वैक्सीन हो सकता है, लेकिन अस्पताल का झंझट, रेमडेसिविर का लफड़ा, ऑक्सीजन की झंझट, अस्पताल का बिल, अस्पताल का बेड, इन सब झंझटों से आप मुक्ति ले सकते हैं अगर आपने वैक्सीन लगा रखी है। तो अगर आपके पेरेंट्स को या बुजुर्ग घर में इस वक्त अगर जरूरत पड़ रही है अस्पताल की बेड की, तो कहीं ना कहीं आपको आत्मग्लानि होना चाहिए कि आपने उनको वैक्सीन क्यों नहीं लगाई थी। और अब जब आपको मौका जब भी मिले, जिसको भी जहां भी मौका मिले, अपनों को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, सबको प्रेरित करें कि वैक्सीन लगवा लें। कौन सी वैक्सीन, क्या वैक्सीन, ये कोई मायने नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो वैक्सीन उपलब्ध है, मेरा बेटा अभी भुवनेश्वर में था, पापा कौन सी वैक्सीन लगाऊं? मैंने कहा बेटा जो मिल रही है वो लगा ले, मैं से पूछ मत कि कौन सी मिल रही है, तो जो उपलब्ध है वो लगा लो। और ज्यादा सलाह लेने की जरूरत नहीं डॉक्टर से कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं, बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये दवाई ले रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, कुछ जरूरत नहीं है, लगवा लीजिए आप। नहीं लगवाने का रिस्क ज्यादा है। तो एक तो ये है कि वैक्सीन। दूसरा दोस्तों क्या है कि बॉडी का खुद का रिएक्शन। अब ये चीज है ना, ये चीज तय नहीं है, ये एक तरह का एक अननोन चीज है, एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन समझ सकते हो आप। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि बॉडी का खुद का एक इम्यून रेस्पॉन्स आता है, अजीब सा इम्यून रेस्पॉन्स। वो कई बार कुछ मरीजों को ले डूट। अनफॉर्चुनेटली शुरू के 2-4 दिनों में पता नहीं पड़ता है कि कौन सा मरीज किस दिशा में जाएगा। ये बात सही है कि 100 में से 99 तो नहीं जाते हैं उस दिशा में, लेकिन कौन जाएगा ये नहीं पता होता है दोस्तों। तो ये चीजें तो बाद में पता पड़ती है 5वें, 7वें, 10वें दिन, 12वें दिन कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए आपको अपने क्लोज डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी दवाइयां ऐसी नहीं है जिनसे कि ऐसा होने पर बहुत ज्यादा असर हो जाए। रेमडेसिविर से सिद्ध हो गया है कि ड्यूरेशन कम होती है, लेकिन 30 दिनों की मृत्यु दर कम नहीं होती है। तो रेमडेसिविर के नाम पे ऐसा ब्लड प्रेशर बढ़ा के दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी को 76 साल की उम्र में ये हुआ और हमने तो रेमडेसिविर नहीं लगवाया उनको, और वो ठीक हो गई। तो इसी तरह से कुछ केसेस में स्टेरॉइड देते हैं, कुछ ही केसेस में, और कुछ केसेस में खून पतला करने की दवाइयां देते हैं।
इनके अलावा प्लाज्मा थेरापी और टॉसी और दूसरी बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे इलाज जो है वो कुछ ही मरीजों में कुछ हद तक मदद कर रहे हैं। तो आप ऐसे दौड़िए भागिए मत कि यार ये हो जाए तो हो जाए, ये मिल जाए तो बच जाएंगे, ये मिल जाएगा तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर का बेड मिल जाए, वेंटिलेटर पे लगने के बाद ठीक होकर उस मरीज के बाहर निकलने, अस्पताल से डिस्चार्ज होने की संभावना 2 से 5% है, नहीं है। वेंटिलेटर की अगर जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब नाउ देयर इज अ लेस देन 5% चांस कि ये मरीज ठीक होकर एक्चुअली घर जाने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में और हमारे हाथ में नहीं है, वो 1 या 2% लोगों को होती है। अब मैं इस चीज से आता हूं। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, एक 100 साल प्रेयर है, उसको सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं। तो सेरेनिटी प्रेयर क्या है? सेरेनिटी प्रेयर यही है जो हम बात कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तू मुझे इतनी शक्ति दे कि जिन चीजों को मैं बदल सकता हूं मैं बदलूं। हे ईश्वर, तू मुझे इतनी सहन शक्ति भी दे कि जिन्हें नहीं बदल सकता हूं उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लूं। और हे ईश्वर, मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं ये कर सकूं कि किन चीजों को मुझे बदलना है और किन्हें स्वीकार कर लेना है। ये 3 चीजें हैं। दिस इज सेरेनिटी प्रेयर। ये बिल्कुल सही समय है कि हमको इस सेरेनिटी प्रेयर को समझना, अपने जीवन में उतारना है। जो चीजें बदल सकते हैं, अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं, अपने वैक्सीन ले सकते हैं, अपनी दिनचर्या ठीक कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बात करता हूं। और उसके बावजूद भी कुछ हो जाए तो अब ये भगवान का खेल है। उसके दर्शक बनिए, उस खेल को देखिए। अनफॉर्चुनेटली ये खेल काफी दुखदायी हो सकता है, लेकिन है खेल ही। और हमको ये समझना चाहिए दोस्तों कि जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा परेशान होना, जरूरत से ज्यादा आठ पे बैठ के उसको ढूंढते रहना, लोगों से बात करते रहना, इसमें नुकसान ज्यादा है। आपको पता ही नहीं है कितने सारे मरीज इस वक्त साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता के इंतजार में बैठे हैं। बहुत मरीज दोस्तों, हमारे खुद के साथी, हमारी खुद की नर्सेज, हमारे खुद के डॉक्टर्स मेरे से आके मिलते हैं और अकेले में मिलते हैं, मुझसे कहते हैं बुरा हाल है भाई। तो अभी मैंने रिसेंटली सबको, सारे अपने डॉक्टर को सजेस्ट किया, जो मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, और वो ये है कि कृपया करके दिन में 3 घंटे ऑफलाइन रहना शुरू करें। तो मैंने करा दोस्तों ये शुरू। कुछ भी 3 घंटे निकालिए, कम से कम 3 या 4 घंटे दिन के ऑफलाइन रहिए। या तो अपना मेन मोबाइल रख लीजिए जिसका नंबर लोगों को दे दें, और उसमें कोई ऐप नहीं हो। ऐप और ऐप बराबर ही है, उसमें कोई ऐप नहीं है, मतलब ऐप नहीं है। बिना ऐप वाला मोबाइल रखिए। और या फिर इसके अंदर आप नेट बंद कर दीजिए और बिल्कुल 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 उसको ईमानदारी से फॉलो करिए कि आप नेट नहीं खोलूंगा। वाईफाई भी और आपका वो नेट भी सब बंद कर दीजिए। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि तब आप जहां पर हैं वहां रह पाएंगे, जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, खुद के साथ समय बिता पाएंगे, खुद के परिवार के साथ समय बिता पाएंगे, और अननेसेसरीली हम ड्रैग नहीं होंगे इस मोबाइल के द्वारा। ये जो कठपुतली बना के हमको घुमाता रहता है, आप एक चीज के लिए खोलिए, फिर दूसरी चीज के लिए खोलिए, तीसरी चीज। ना तो डिसिप्लिन हम रख सकते हैं दोस्तों, इतने तो हम इंटैक्ट हो सकते हैं, इतने तो मजबूत हो सकते हैं कि आप मैं 4 घंटे 3 घंटे, ऐसी भी क्या मेरे बुरे हाल है कि मैं 3-4 बिना नेट के नहीं रह सकता हूँ। ऐसी क्या मेरी आफत आ गई है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं रहकर देखिए आप। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर सुषमा, आपके कुछ प्रश्न मैं वापस एक बार देखता हूं। हाँ, एक और चीज, खबर फैलाना, इसमें तो हमें बड़ा आनंद आता है। तो मतलब कोई आपको मिला भी चीज, फटाफट फॉरवर्ड करिए उसको। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमें ना, हमारे दिमाग को, हमसे मेरा मतलब दिमाग से ही है, हमारे दिमाग को यही मसाले वाली चीजें ही पसंद है। यार वो तो बहुत ही अच्छा है, यार वो तो बहुत ही खराब है, यार ऐसे हो जाता है, यार ऐसे हो जाएगा। और अगर हम जानते हैं बात कि बुद्धा भी कहते थे सत्य अधिकतर बीच में होता है, ना इस एक्सट्रीम में ना उस एक्सट्रीम में। लेकिन हमारे दिमाग को तो एक्सट्रीम वाली बातें ही पसंद है, बीच वाली बात तो हमको बोरिंग लग सकती है। शांति वही है, लेकिन दोस्तों शांति बोरिंग हो गई आजकल। अब शांति चाहिए किसको?
हमको तो मसाले और शांति वाले टीवी के चैनल्स, शांति वाली न्यूज कौन सुनता है? एक बार हमको उन्होंने बुला लिया न्यूज, ओ गॉड, न्यूज का नाम जो हमारा जो प्रोग्राम था उसका नाम ही रखा महाभारत। मैंने कहा महाभारत फिर समझा आया, वो था ही ऐसा महाभारत जैसा प्रोग्राम, और उनका काम ही है लड़ाओ, एक दूसरे को खूब लड़ाओ और छोड़ देते हैं आपको लड़ाकर। और वो चाहते हैं कि जितनी जोर से आवाज होगी उतनी टीआरपी बढ़ेगी। हम अपना घर वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं दोस्तों। बिल्कुल फायदा नहीं है। ये अपनी तबीयत को खराब करने का बढ़िया अच्छा आपका एक रेसिपी है। हमको समझना चाहिए दोस्तों कि हमें ना ऐसे कठपुतली ना बने और ऐसे भड़काऊ मैसेजेस ना पढ़ें, ना फॉरवर्ड करें। जो आपको भेजे उनको प्लीज मना कर दो, भैया प्लीज मेरे को बख्शो है, ये मैसेजेस मेरे को किसी धर्म विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी देश विशेष को बेकार आरोप लगाकर कुछ फायदा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं देशभक्ति ये बेहतर इंसान बन जाओ, मैं बेहतर इंसान बन जाऊं, मैं आपके पिताजी का अननेसेसरी इलाज ना करूं, मैं सड़कों के नियम का फॉलो करूं, मैं टैक्स ठीक से चुकाऊं, मैं महिलाओं की इज्जत करूं, सफाई का ध्यान रखूं, यही देशभक्ति है। ये देशभक्ति बिल्कुल नहीं है कि आप मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहो बस और हो गई आपकी देशभक्ति पूरी। लेकिन हमें तो वही लगता है देशभक्ति का मतलब ही है भड़काऊ मैसेजेस बढ़ाओ एक दूसरे को। तो इससे भी हमको मुक्ति पाना चाहिए। और ये ओवर रिएक्ट, हमारे पिताजी दोस्तों हमेशा कहते हैं, मेरे पिताजी का जिक्र आप बार बार सुनोगे क्योंकि मुझे 5 साल हुए इंडिया लौटे हुए, अभी भी मैं करीब 2 से ढाई घंटे रोज पिताजी के साथ बैठता हूँ। और आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन जिन के घर में पिताजी हैं, भाई साहब हैं, दूसरे लोग हैं, संगत करना चाहिए दोस्तों। हम लोग है ना अपने घर वालों की अच्छी संगत से महरूब हो जाते हैं। हमारे पिताजी कहते हैं रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। और मैंने मतलब समझा रिएक्ट करने का मतलब जो मैं त्वरित कर देता हूं, अच्छा तुमने ऐसे किया तुरंत, अच्छा तो कल से मैं भी ऐसा हूं, अच्छा तुम ऐसे करोगे तो मैं ऐसे करूंगा, सो दैट इज रिएक्शन। मेरे वो डॉक्टर का नाम क्या है? और रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि मैं सोच के बात करता हूँ, रुक के बात करता हूँ और एकदम से टाइट होके बात नहीं करता हूँ। डॉक्टर साहब आपको चालू करना पड़ेगा माइक, अनम्यूट कर। तो अभी बैकग्राउंड से म्यूजिक खराब आवाज आ जाए तो आप एक्साइट नहीं होइए, एक्चुअली आप मेरा टेस्ट ले रहे थे, देखिए है ना, एक्शन वही है, एकदम से एक्शन में नहीं आना है, एकदम से ताव में नहीं आना है। और मुझे लगता है उम्र के साथ साथ हाउ टू से अनप्लेजेंट थिंग्स प्लेजेंटली एंड लिसन अनप्लेजेंट थिंग्स प्लेजेंटली, मुझे लगता है यही मैच्योरिटी है। हाउ टू लिसन एंड स्पीक अनप्लेजेंट थिंग्स प्लेजेंटली, दिस इज मैच्योरिटी। और मुझे यही चीज करना है कि मैं अपने जीवन में स्थिरता कैसे लाऊं। स्थिरता का मतलब ठहराव नहीं है, स्थिरता का मतलब है, देखिए दोस्तों 2 पेड़ हैं, एक घना पेड़ है और एक दुबला पतला पेड़ है। और दुबला पतला पेड़ स्थिर है और घना पेड़ अगर ऐसे ऐसे होता रहे तो मुसाफिर कहां पर अपने आप को जरा सुरक्षित महसूस करेगा। तो मुझे सोचना चाहिए ना कि मैं अपने जीवन ऐसा हूं, मैं भी अभी ऐसे ऐसे होता रहता हूं कि अब मैं ऐसा रहता हूं, आसानी से अभी हिलता रहता हूं कि अब स्थिर रहता हूं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, जब मैं 40 से 45 का हुआ, 50 का हुआ, 55 का हो जाऊंगा, तो मेरी स्थिरता बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है। मेरे घर में आने से लोग और परेशान हो जाते हैं या घर में आने से सुकून मिलता है लोगों को? मैं आते से भैं करना शुरू कर देता हूँ या लोगों को लगता है चलो अब ये घर आ गया तो अब सब कुछ जाएगा। यही चीज ऑफिस में, यही चीज क्लिनिक में। मरीज मेरे से आके मिलके मेरे पिताजी कहते हैं, मेरे पिताजी कहते थे कि बेटे अपने ना क्लिनिक के आगे 2 कैमरे लगाओ। मैं ना 2 कैमरे क्यों लगाने? तो हमारे पापा कहते हैं एक इस तरफ एक उस तरफ, तो ये आप देखो कि मरीज आया था तो किस चेहरे से आया था, और जब मरीज आपके ऑफिस से जा रहा है तो कैसे जा रहा है, तुमने उसको कितना डरा के भेजा। अच्छा तुम्हारे इतने ब्लॉकेज हैं, कभी भी मर जाओगे, जल्दी से स्टेंट लगाओ, ऑपरेशन करो, नहीं तो मर जाओगे बाहर जाके। तो आप अपने मरीज को डरा के भगा रहे हो, डरा के भेज रहे हो कि उसको थोड़ा सा समझा के भेज रहे हो। तो ये जो चीजें हैं, हमको ओवर रिएक्ट करना और चीजों से बचना, इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। करके रख लेते हैं। बताइए तो कितनी सारी दवाइयाँ, कहाँ से शुरू करें? वो आपकी वो आती थी जो गठिया के लिए जो यूज करते थे हम, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वहां की वो अभी भी पड़ी होंगी कई घरों के अंदर। आप ये सोचते हो कि मतलब हमको परिग्रह करने का, आप में से कुछ लोग जैनी लोग हैं, उन्हें पता है
कि अपरिग्रह या डिक्लटरिंग करना चाहिए लाइफ में, और हम परिग्रह करने के लिए एकदम पारंगत हो चुके हैं। अस्पताल से लोग घर जाना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों, और डॉक्टर साहब दोबारा बैठ नहीं पा रहे। तुम देखो तो सही, दूसरे लोग, मेरी खुद को अभी कोविड हुआ दोस्तों, और जिस दिन मेरी मौसी को कोविड हुआ, मैं उनको अपने मेदांता में भर्ती नहीं कर पाया, तो मैंने उनको अरविंदो में भर्ती किया। मेरे मौसा जी अभी देख रहे हैं यहीं पर। और उसके बाद में मेरी एक नानी को कोविड हुआ, वो 92 ईयर्स की हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उनके लिए भी आईसीयू बेड मुझे मेदांता में नहीं मिला, मैंने उनको वार्ड रखा, जनरल वार्ड में रखा मेदांता में। और जब मैं भर्ती करा था ना दोस्तों, उसी वक्त मेरे पास एक और किसी अननोन व्यक्ति का फोन आया, पिताजी हैं मेरे जो कुछ 60-62 साल के हैं, उनको कोविड हो गया है, उनको एक बिस्तर की जरूरत है। अब बड़े उसमें संकट में पड़ गया कि मैं अपनी नानी जो ज्यादा क्रिटिकल नहीं है उनको भर्ती करूं या इसको दे दूं वो बेड। कोइंसिडेंटली उनको तो आईसीयू बेड चाहिए था, उनको जनरल वार्ड का बेड नहीं चाहिए था, तो मैं उस चीज से बच गया। पर दोस्तों मतलब आप बताइए कि डॉक्टर्स के मन में इस तरह की बात थी कि मैं अपने घर वालों को भर्ती करूं या एक दूसरे मरीज को भर्ती करूं, और इस तरह की चीजें कितनी बार हमारे सामने हो रही होती हैं। किस मरीज के लिए कितना ऑक्सीजन दें, इसका ऑक्सीजन कम करें कि इसको ऑक्सीजन ज्यादा दें, रेमडेसिविर इसको दें कि इसको दें। और बताओ एक सामान्य मरीज उसको कितने आसानी से हम लोग लेना चाहते हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी बात मैं जनरल हेल्थ के ऊपर करता हूं और आप कोविड से बाहर आते हैं थोड़ा। अब मैं जो कुछ टिप्स देना चाहता हूं वो कोई बहुत मुश्किल टिप्स नहीं है। सबसे पहला टिप शुरू करता हूं, आप चाहें तो कागज पेंसिल पे लिखें। मैंने जो पिछले 25 वर्षों के अंदर समझा है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मैं अब कहना चाह रहा हूं आपसे। इतना मुश्किल नहीं है पर आप देखिए। पहला प्रश्न क्या ये है दोस्तों कि अच्छा स्वस्थ जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहले तो मुझे लगता है हर आदमी को यही सोचना चाहिए, छोड़ो यार मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मर गया, मेरे बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं है, मेरे को समाज से मतलब नहीं है, फिर तो मेरी टॉक आपके लिए बेकार है। हाँ, लेकिन अगर अच्छा स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो मेरी पहली राय यह है कि शाम का खाना 6:30 से 7 बजे, 6:30 to 7 o'clock कोई बाद में नहीं। तो जिन घरों के चौके जल्दी उठते हैं ना वहां बीमारियां कम होती हैं, पक्की बात है ये। अब आप पूछो क्या खाएं, कौन सा तेल, कौन सा घी, कितना घी, ये वो फलाना, ये सब 100-200 ग्राम की बातें। और ये जो मैं बता रहा हूं ना ये 5 किलो की बात है। तो पहले 5 किलो की बात को तय करो, फिर 100-200 ग्राम की बात। क्या 5 किलो की बात कि शाम का खाना 7 o'clock। और अभी लॉकडाउन के वक्त, अभी कोविड के वक्त इससे बेहतर समय क्या है? कौन कह सकता है मैं 10 बजे आता हूं दुकान बंद करके, उसको अभी पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो आप सभी लोग अभी का अभी इस चीज को तय कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग खाना वाना खा चुके हो बहुत पहले से। मतलब मैं ना ये पहला टॉक दे रहा हूँ डॉक्टर सुषमा, आपने मेरे को बताया आज 9:30 बजे का टॉक। मतलब मेरे को लोग बात, मेरे दोस्त 10 बजे 9:30 बजे तो फोन नहीं करते, उनको लगता है मैं सो जाता हूँ तब तक। एनीवे, तो खाना शाम का 7 बजे, 6:30 से 7। दूसरी बात, मीठा खा रहे हैं उसको आधा कर दें। मीठा बोलना है, खाना नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस पे ना बहुत सारे बातें कर सकते हैं, लेकिन संक्षेप में मैं बताता हूं कि शुगर इंडस्ट्री ने 70s के अंदर हार्वर्ड के 3 साइंटिस्ट को ब्राइब किया कुछ लाखों डॉलर्स देकर कि तुम ना सारी स्टडी को इसके अगेंस्ट घोषित कर देना शुगर की बजाय। इसका खुलासा जामा में हुआ 2-3 साल पहले कि द शुगर इंडस्ट्री ब्राइब 3 हार्वर्ड साइंटिस्ट। आप नेट पे जाएंगे, ये कहीं टाइप करेंगे तो आ जाएगा जामा आर्टिकल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं जितना चाहो उतना फैट खाओ। तो अभी पहली बार आज से 4-5 साल पहले अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने शुगर की अपर लिमिट थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आपको शुगर भी नाप तोल के खानी है। तो हमें शुगर का उपयोग कम करना है। शुगर कुछ असेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, ये तो आप तय कर लें। ये सिर्फ आपकी जीभ के लिए है, और शुगर भी एज इतनी एडिक्टिव होती है जितनी की कोकेन और अफीम। तो लें शुगर, थोड़ी मात्रा में लें, कभी कभी लें, जो बहुत अच्छा आइटम लग रहा है उससे लें, लेकिन ये समझें कि ये मैं अपने मन के लिए ले रहा हूं। और फिर मन अच्छा होना चाहिए, ये ना हो कि फिर मीठा खा के कड़वा बोले,
अरे वो खाया ही था आपने अपने मन के लिए, कह रहे थे मुझे अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने के बाद आपको अच्छा होना है, तो उसकी जिम्मेदारी तो समझिए। कह रहे मैंने शुगर खा ली है तो मेरे को अच्छा होना है, ठीक है ना। तो ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात, नमक का उपयोग। नमक का उपयोग भी कम करना है। दुनिया भर में 5 लाख लोग प्रत्येक वर्ष एक्सेसिव सॉल्ट खाने से मृत्यु होती है। WHO का डेटा है दोस्तों। अब कोविड की कितनी बातें करते हैं। 500,000 पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट। तो दैट इज नमक का। तो नमक हम तो जितनी भी हम नमकीन चीजें खा लेते हैं, अचार पापड़ चटनी सब्जी में जितनी खानी होती खाओ, ये नहीं कह रहा हूं नमक फ्री हो जाओ। जो लोग नमक छोड़ देते हैं और बहुत सारा पानी पीते हैं, उनका सोडियम कम हो जाता है। तो बहुत ज्यादा पानी पीना भी कई बार, जैसे कोविड के वक्त सब लोगों ने कह दिया कि 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर लोगों 6 लीटर मुंह सूख जाता है और खूब पानी पीना शुरू कर दिया, सोडियम कम हो जाता है, बहुत कमजोरी हो जाती है उससे। तो उस चीज का भी ध्यान रखिए, बहुत अत्यधिक पानी भी ना पिए। टू मच ऑफ वाटर कैन कॉज लो सोडियम लेवल। फिर मेरा आपसे निवेदन है कि घर का बना हुआ खाएं। अब मैं आपसे पूछूंगा घर का बना हुआ खाते हो, हाथ ऊपर करो, सभी घर का बना हुआ खाते। आप सब लोग कहते होंगे हाँ जी हम घर का ही बना हुआ खाते। तो फिर सुबह जो उठ के ब्रेड खाते हो वो घर की है, बिस्किट जो चाय के साथ डुबोते हो घर का है, जो रस्क चाय के साथ डुबो के खाते हो वो घर की है, जो केचप लेते हो वो घर का है, पोहे में सेव नमकीन जो खा रहे हैं इंदौरी भर भर के जो किचन में रख रखी है वो घर की है। सब सर्दियों के अंदर जो रेवड़ी और गजक खाते थे वो घर की थी। घर की मतलब घर पे बैठ के नहीं, घर के अंदर ही बनी हुई। हमारे नाना जी कहते थे भले ही महंगा बने लेकिन घर, क्योंकि वो शुद्ध बना नहीं सकता है। बात ये नहीं है कि आप वो, क्योंकि बाहर जो बेच रहा है जितना बड़ी मात्रा में बेच रहा है वो शुद्ध। आप खुद एक कंपनी खोल दो दोस्तों और आप शुद्ध नहीं बना पाओगे, वरना आपकी दुकान बंद हो जाएगी। और शुद्ध भी बनाओगे तो प्लेट में तो डालोगे ना उसमें, और प्रिजर्वेटिव भी नुकसान है। तो हम सबको चाहिए कि घर में कुछ चीजें, और घर में टेरेस गार्डन हो, घर में कुछ चीजें उगाएं। डॉक्टर सुषमा इस मुहिम में लगी होती हैं ऑर्गेनिक चीजों के। तो हम सबको चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हों जो हम हमारे कंट्रोल में रहें। और ये सब चीजें मैंने आपको थोड़ी सी खाने पीने के बारे में बताई। चबा के खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। चबा के आदमी तभी खा सकता है जब धीरे धीरे खाए और कम बोले खाते हुए। जैसे ही बोलोगे तो गटक लोगे, और जितना ज्यादा चबाओगे उतना कम खाओगे, ये बात पक्की है। ये बात हम बता देते हैं। आप में से जिसको भी लगता हो मैं 5 रोटी खा सकता हूं, मैं आपसे अलग से आपसे मुझे आके मिलिए, आप 5 रोटी नहीं खा सकते दोस्तों, बशर्ते कि आप एक रोटी को खाने के अंदर 7 से 8 मिनट लगाओ और चबाते रहो। चबाने वाला टाइम देखना है सर, चबाते रहिए, बस एक छोटा छोटा गस्सा लीजिए और चबाते रहिए चबाते रहिए चबाते रहिए। होता क्या है कि जब तक वो दिमाग में सेंसेशन पहुंचता है कि यार हो चुका आपका हाइपोथैलेमस पे, तब तक तो चबा के खाते होते बहुत सारा। और जब आप धीरे धीरे खाते हो तो ऊपर तक मैसेज पहुंच के आपको वो रोक देगा कि नहीं अब नहीं खाया जाएगा। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, रात को 9 या 10 बजे के बाद स्क्रीन पे नहीं रहिए। आप देखो 10 बजने वाली है, 10 बज चुकी है, अब सब स्क्रीन बंद करना है हमको फटाफट। और सोने से पहले पुस्तक पढ़ना है, ब्रश करें, हाथ मुंह धोना है, थोड़ा प्रार्थना करनी है और सोना है। अच्छी बात यह है कि कुछ अपने विचार डायरी में लिखें। ये सब वो चीजें हैं जो मैं कर रहा होता हूँ, मैं वही बोलता हूँ बेसिकली। जो धीरे धीरे सीख रहा हूँ वही बोलने की कोशिश करता हूँ। तो डायरी लिखना शुरू करें, कुछ कुछ अपने विचार लिखें उसमें, उससे आपके नींद अच्छी आएगी। अच्छी नींद एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, वो रिपेयर बहुत अच्छी करती है, को बहुत अच्छा बढ़ाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ नींद में होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका मेलाटोनिन जो केमिकल निकलता है वो इतनी सारी कृत्रिम रोशनी की वजह से बहुत कम हो जाता है। तो हम अच्छी नींद सोएं और सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ जाएं, और उसके बाद में एक केले खाने से अपना दिन शुरू करें। 1-1.5 गिलास गुनगुना पानी पिए और एक केला खाएं चाय दूध से पहले। जिनको एसिडिटी है, गैस होती है, उनकी गैस एसिडिटी सब खत्म हो जाएगी। दूध पीना बंद कर दें वे और दही खाना शुरू करें और केला खाएं। फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट इन द डे इज बनाना। उसके बाद में आधा घंटा 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग करें, फिर कुछ एरोबिक्स करें, रस्सी कूदें, सूर्य नमस्कार करें, थोड़ी सी घर पे ही आसपास जॉगिंग कर लें, और फिर उसके बाद में योगा वोगा करें। सारे तरह के आसन करिए जितने कर सकते हैं, प्राणायाम करें,
हफ्ते में 2 या 3 दिन डंबल्स या पुशअप, प्लैंक, स्क्वाट्स, हफ्ते में 2 दिन अपनी मसल बिल्डिंग करें, दिन में 8-10 बार ठाका लाके हंसें, खुश रहें और आसानी से मूड ऑफ नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, रिएक्ट नहीं करें। अपने बच्चों से पूछें और बीवी से पूछें। आपके हमारे को जो बेस्ट बताने वाले बच्चे हैं, बीवी हैं और आपके जूनियर्स हैं, वो बताएंगे कि आपका मूड कितनी जल्दी आजकल पहले से ज्यादा खराब हो जाता है कि आप आसानी से नहीं आ, ये लोग बताएंगे। तो हमको पता पड़े कि हम रिएक्ट नहीं करे थे। तो जितना हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे उतने ही हम इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचते रहेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम एक बात कहना चाहता हूं, और वो है कि देखिए नेपाल में हम बताते हैं एक बड़ी फेमस कॉफी की दुकान थी। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और फिर मैं समाप्त करता हूँ। दूर दूर से लोग बाग उस कॉफी की दुकान पे आते थे दोस्तों। एक बार क्या हुआ, उस कॉफी की दुकान वाले का सुबह से सिर दुखने लगा, तो वो सामने वाली दुकान पे गया दवाई लेने के लिए। तो वहां पे देखा दवाई वाला नहीं था। तो उसने पूछा, अरे बच्चे से पूछा तुम्हारा दवाई वाला कहाँ चला गया? तो उसने कहा अरे वो तो उनको सुबह से सिर दुख रहा था तो वो कॉफी की दुकान पे कॉफी पीने चले गए। अब देखिए, कॉफी वाले का सिर दुखता है तो वो दवाई वाले की दुकान पे जाता है, और दवाई वाले का सिर दुख रहा था तो वो कॉफी की दुकान पे जाता है। तो मतलब हम इधर उधर इतने दौड़ रहे होते हैं निरर्थक, खुद के पास ही होते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, अब जब ये कॉफी वाला ऑफिस लौट रहा होता है तो देखता है कि वो दवाई की दुकान वाला जो है वो कॉफी पी रहा है, वो पीछे से उसको धक्का देता है, उसके कप से कॉफी छलक जाती है। क्या आप मुझे बताओगे कि कॉफी क्यों छलकी? उस कप में से कॉफी क्यों छलकी? उसने ठीक से नहीं पकड़ा था या पीछे से धक्का दे दिया? दोस्तों कॉफी इसलिए छलकी क्योंकि उस कप में कॉफी, उसमें दूध होता तो दूध छलकता और पानी होता तो पानी छलकता, है ना? तो जब धक्का नहीं लगे, जब परेशानी नहीं हो तो हम सब बढ़िया हो सकते हैं। लेकिन असली चीज हम में क्या लेके घूम रहे हो तो तभी पता पड़ेगा जब धक्का लगे। अभी कोरोना धक्का मार रहा है ना सबको। अब मेरे में से क्या निकलता है, अब मैं कैसा बिहेव करता हूं, अब मैं कैसा जीता हूं, अब मैं कैसे स्थिर रह के दिखाता हूं, अब मैं कैसे बिना चोरी चकैती करके रह के दिखाता हूं, बिना डिप्रेशन में, बिना गुस्से में आए रह के दिखाता हूं। इससे मुझे पता पड़ेगा कि अंदर से मैं हूं कैसा। तो थ्योरी हो गई बहुत सारी, हमने ओशो को पढ़ लिया, श्री कृष्ण मूर्ति को पढ़ लिया, उनको पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, कुरान पढ़ ली। अब प्रैक्टिकल है। अब हमको प्रैक्टिकली दिखाना है खुद को भी और खुद के घर वालों को, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, कि आप कितने स्थिर रह सकते हैं, इतनी परेशानियों के बावजूद भी आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आए हम सब लोग मिलके अपनी स्थिरता को और अपनी शक्ति को बनाकर रखें, छोटी छोटों पे रिएक्ट ना करें। मैंने कुछ आपको आज फैक्ट्स बताए, उन फैक्ट्स का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों को भी थोड़ा मोटिवेट करें और जरूरत से ज्यादा इलाज करने से अपने आप को बचाएं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको उत्तर दूंगा। नमस्कार। Thank you so much, Dr. Bharat Rawat. It was such an excellent lecture. बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि ऑडियंस ने एक बार भी पलक नहीं झपकी होगी। तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ, आपने कुछ तो जवाब दे दिए हैं। कि ऐसा होता है कि एक फैमिली में 5 लोग हैं, एक को कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो क्या बाकी के 4 ने भी आरटीपीसीआर करवाना चाहिए? हम दोस्त से मिलके आ गए, दोस्त पॉजिटिव था, तो मतलब हम कब आरटीपीसीआर के लिए जाएं? तो ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आरटीपीसीआर कराने का मुख्य उद्देश्य आइसोलेशन का है। हम ये चाहते हैं कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो दूसरे लोगों को फैलाएं नहीं। तो खासतौर से बुजुर्गों को ये इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से हो सकता है और उनको आइसोलेशन में रखना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर आपके घर में किसी को जो बिल्कुल साथ में रहते हैं, अगर उनमें से किसी को कोविड हुआ है तो ये बात सही है कि आप बाकी लोगों को कोविड की जांच करानी चाहिए। लेकिन किसी से आप मिल लिए हो, किसी की दुकान पे गए, कोई आपके ऑफिस में था, कोई साथी था जिससे आप बहुत नजदीकी से नहीं मिल रहे हो और आपको कोई भी लक्षण नहीं है, तो आप है ना बेकार की लाइनों में लग के, मैं अभी आपसे कह रहा था, इतने आप लाइन में लगे रहोगे ना तो जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव बने रहिए और जरूरत से ज्यादा मतलब मेंटली पॉजिटिव बने रहिए और जरूरत से ज्यादा। और एक बार अगर आप ठीक हो गए हो तो मैंने जैसे शुरू में कहा, दोबारा टेस्ट मत कराओ कि आप नेगेटिव कब हो गए। वो पहले कराते थे हम पिछले साल, अब इस साल कोई नहीं कराता है।
बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बात याद रखना कि हमारे सिम्टम्स गए उसके बाद 4 दिन और रुक जाओ और फिर एग्जिट आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। इतने टेस्ट कहाँ से लाएंगे, हमें ये भी सोचना है। दूसरा डॉक्टर भरत, ये है कि प्रिस्क्रिप्शन अब सबके पास है, सबके पास प्रिस्क्रिप्शन है। आप किसी प्लम्बर को ले लो, इलेक्ट्रिशियन को ले लो, सबके पास प्रिस्क्रिप्शन है। और एक को घर में होता है तो वो वहां का बुजुर्ग बोल देता है सब लोग दवाइयां खाना चालू कर दो। ये कहाँ तक सही है? नहीं 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 दोस्तों, मैंने शुरू में कहा किस चीज का प्रिस्क्रिप्शन भाई, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन? मेरे को लगता है शायद ही कोई ऐसा कोविड का पेशेंट होगा जिसने सिर्फ उचित दवाइयां ली होंगी। हम सब लोगों ने अपने घरों में अपने चीजों को जरूरत से ज्यादा दवाइयां दी है और अब हम उन गलतियों को कम कर रहे हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन छोड़ दो दोस्तों, ये प्रिस्क्रिप्शन सब नकली प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन एक ही है, 2.5 से 3 लीटर लिक्विड लें, अच्छी नींद सोएं, आइसोलेशन में रहें, बुखार हो तो क्रोसिन लें और सैचुरेशन और बुखार चेक करते रहें, बस। और कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है दोस्तों, बाकी सारी दवाई की कोई जरूरत नहीं थी। और हमको इस चीज का खेद है कि हमने इतने सारे लोगों को इस तरह की एक्स्ट्रा दवाइयां दी है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा समझने की बात है कि हम दवाइयां खा के अधिकांश जनता अपने आप को सेफ महसूस कर रही है, पर वो हो उल्टा रहा है कि वो दवाइयों की जरूरत नहीं है, हम खा रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स के जो माइक्रोफ्लोरा है, गुड बैक्टीरिया, वो मर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो डॉक्टर भरत कह रहे हैं कि बहुत ही सिंपल हमारी लाइफस्टाइल होना चाहिए, सिर्फ क्रोसिन और ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। और जो 5-6 एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल है जो लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, अगर पॉजिटिव आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो गया तो वो इस तरह से पकड़ते हैं कि उनको लगता है कि बस एक यही सहारा है, जबकि वो सहारा नहीं है, वो उल्टा नुकसान कर रहा है। ये सिर्फ जो कुछ स्पेशल दवाइयां जैसे स्टेरॉइड हो गया, खून की पतला करने की इंजेक्शन हो गया, या कुछ केसेस में रेमडेसिविर वगैरह, ये सिर्फ करीब 5% लोगों को जिनको हम भर्ती करते हैं और जिनको ऑक्सीजन की कमी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है। तो ये सिर्फ प्रतिशत लोगों के लिए है। मेरा अगला क्वेश्चन स्टेरॉइड्स पे ही है कि स्टेरॉइड्स किन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स दो धारी तलवार है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा सुषमा जी। और ये हम इनके स्टेरॉइड के आप साइड इफेक्ट देखिए दोस्तों, आप लोगों ने म्यूकोरमाइकोसिस का नाम सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है मैं उनको सुनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है जो कि ईएनटी वाले और न्यूरो फिजिशियंस और ईएनटी वाले बहुत परेशान हो गए। इसका कोई इलाज नहीं है, बहुत मतलब मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। और ये उन्हीं लोगों को हुआ, काफी हाई डोज स्टेरॉइड्स के और दूसरे एंटीबायोटिक्स के मिल गए। अब वो लोग जो हैं, वो म्यूकोरमाइकोसिस जो एक फंगल इन्फेक्शन है, जो एक सामान्य व्यक्ति को कभी इन्फेक्शन नहीं प्रोड्यूस करता है, उनको नाक में सूजन आने लग जाती है, नाक से शुरू होता है, दर्द होता है, फिर आंखों से उनकी धुंधला दिखने लग जाता है और वो ब्रेन में पहुंच जाता है। एंड देन इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और उसकी ट्रीटमेंट भी आजकल मिल नहीं रही है, एम्फिटोरिसिन वगैरह भी दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही है। तो ये एक गंभीर समस्या है। स्टेरॉइड उनको दिया जाता है। पहली बात तो ये आपको, मतलब मेरे को आज तक ये चीज समझ में नहीं आई, जनरल पब्लिक के टॉक में दवाइयां कहाँ से आ जाती है। मतलब आप जनरल पब्लिक कौन सी बीमारी की दवाइयां पूछती थी? सिर्फ ये कोविड ही ऐसा एक चीज आ गया है कि सब लोगों को घट गया पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। मैं कहता हूँ जी, आप लोग मुझसे ही पूछते हैं डॉक्टर साहब ये, मैं कहता हूँ अपने डॉक्टर से पूछो यार, ये तुम मतलब जनरल क्वेश्चन, ये कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन थोड़ी है तो तुम्हारे आईएएस ऑफिसर के एग्जाम में आने वाला है कि रेमडेसिविर किन मरीजों को दिया जाए, स्टेरॉइड किन मरीजों को दिया जाए। ये मैं आपको समझा भी दूं तो करोगे क्या आप उस नॉलेज का? यही आप समझ लीजिए कि गंभीर मरीजों को दिया जाता है, जिन मरीजों को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है कुछ दिनों के लिए, 4 या 5 दिनों के लिए कुछ केसेस में, केयरफुली। हाँ, पर ये हमें सबको बताना इसलिए जरूरी है डॉक्टर भरत, क्योंकि लोग अगर उसमें स्टेरॉइड लिखा है और अगर मैं बोल दूं कि स्टेरॉइड मत लीजिए, आप माइल्ड केस है, मानते ही नहीं है। उनको लगता है जितनी ज्यादा दवाई उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इसीलिए वो बताना कि स्टेरॉइड सिर्फ सीरियस मरीजों के लिए है, जो चलता फिरता माइल्ड केस है उसके लिए स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं है। अब मेरे पास नेक्स्ट सॉरी, मेरे पास है ना कुछ एक आधी क्वेश्चन इधर आए। वंस आफ्टर बीइंग पॉजिटिव कैन यू गेट वैक्सीनेशन? द आंसर इज यस, आफ्टर 2 months फ्रॉम डिटेक्शन, आफ्टर 6 weeks फ्रॉम रिकवरी। दूसरा क्वेश्चन, माय वाइफ इज MS पेशेंट एंड शी इज अच्छा, व्हाट प्रिकॉशन? सेम प्रिकॉशन, देयर इज नो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रियली। तो जैसे नॉर्मल व्यक्ति का है उसी तरह से आप प्रिकॉशन लीजिए। माय विशेष टू यू।
My family members are scared to undergo COVID-19 at Bhagalpur, Bihar through RT-PCR is rare, but even they are not undergoing due to fear. नहीं, अगर देखिए ना, अगर उनको बहुत ज्यादा लक्षण नहीं है और आइसोलेटेड हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कोई टेस्ट कराने से आपका कोई तुरंत ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, आप समझो ये बात को। सिर्फ आइसोलेशन में रहने की बात है और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करिए, अगर पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, ट्रीटमेंट तभी देना है जबकि आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है। कोई ट्रीटमेंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा शुरू के 3 दिनों में। मैंने 31 मार्च को ब्लड टेस्ट कराया था, मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना था, विटामिन इतना था, मैं शेलकाल ये ले रही हूँ, क्या दोनों टेबलेट और पहले टेस्ट करा लूँ? देखो जी, आप वही कर रहे हो, है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके अपने एक लोकल डॉक्टर को पकड़ो, उनसे सलाह करो। कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। आपकी उम्र क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपको शुगर है कि नहीं है, आपको स्टेंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, आपको डायबिटीज है कि नहीं है, इससे डिसाइड होता है कि मैं आपको स्टेटिन दूं कि ना दूं। ठीक है। बहरहाल आपका विटामिन डी जो है वो 16 था, ये कम है और इसका आप ले रहे हो तो ठीक है। फिर आपने लिखा एक्सीलेंट पढ़ना था, थैंक यू। फिर लिखा आपने, जरा मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, आप ये सभी को नमस्कार, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बेसिक को सरलता समझाने से एक्सप्लेन करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइफ इज सिंपल, अनफॉर्चुनेटली मेड इट कॉम्प्लेक्स, दैट इज ट्रू। INR इज 1.2। हाँ, तो हम क्या देखिए, अगर किडनी ट्रांसप्लांटेड है, ब्रूजेज हो रहे हैं, ब्लड थिनिंग टैबलेट, विटामिन के इंजेक्शन सजेशन नहीं, 1.2 INR गंभीर चीज नहीं है, तो 1.2 INR के लिए विटामिन के इंजेक्शन हम नहीं देते। स्टेरॉइड मीन्स विच वेदर विटामिन मल्टीविटामिन ऑल्सो कम अंडर स्टेरॉइड? नहीं, तो कुछ स्टेरॉइड मतलब होते हैं ऐसे जो हार्मोन्स वगैरह में होते हैं, लेकिन जो हम स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं वो किसी तरह के विटामिन नहीं है। अब मैं आपको स्टेरॉइड के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप भूल जाओ। हम चाहते हैं कि आप डिस्कस ही ना करें, अपने सिर्फ डॉक्टर से बात करें कौन सी दवाई लेनी है। थोड़े से ना दोस्तों एक बात बताता हूँ, लाइफ में कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, आप किसी चीज में अटके हो या परेशान हो या दुखी हो, तो एक मंत्र तो आपको हम अभी बता सकते हैं। इस चीज की जरूरत है कि थोड़ी देर के लिए बुद्धू हो जाए, थोड़े बुद्धू हो जाए। ये हमारा दिमाग भी एक कई बार गड़बड़ करता है। मैं जब हार्ट के मरीज को मेदांता अस्पताल की इमरजेंसी में जाकर मिलता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, नमस्कार, मेरा नाम भारत रावत है, मैं आपको अभी इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए शिफ्ट कर रहा हूँ और मेरा आपसे निवेदन है कि अगले 24 घंटे के लिए आप थोड़े से बुद्धू हो जाना और जैसा हो रहा है उन्हें तो सरेंडर कर दो बस अब डॉक्टर पे, अब हम संभालेंगे आपको। और कौन नर्स क्या कर रही है, कौन सा ब्लड सैंपल हो रहा है, बीपी कितना है, सैचुरेशन क्या है, कौन सी आवाज कहाँ से सुन ली आपने। कई बार मरीज दूसरे मरीज की आवाज सुन लेता है कि अरे यार ये तो गया, और इसको लगता है मैं गया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़े से बुद्धू हो जाने चाहिए। बात आफ्टर फर्स्ट वैक्सीनेशन माई फैमिली वॉट कोविड पॉजिटिव टेस्ट, तो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव होने के 2 महीने बाद और ठीक होने के 6 हफ्ते बाद। वो का वही क्वेश्चन है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ, गुरमिंदर जी, गुरमिंदर साहब कहें। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नमस्कार जी, सत श्री अकाल। इन्फॉर्मेटिव टॉक। मेरा एक पर्सनल प्रश्न है जी, मैं अभी कोविड से रिकवर कर रहा हूँ और मेरे को और मेरे बेटे दोनों को हमको स्टेरॉइड्स लगे हैं, तो अब आने वाले दिनों में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जो स्टेरॉइड्स का कोई इफेक्ट बॉडी में जो रहता है उसकी हीलिंग करने के लिए कोई दूसरा तरीका है, या मेरा क्वेश्चन बहुत फुलिश है? आप दोनों तरह से। हाँ, अरे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी स्माइल सब बता रही है। नहीं, फुलिश तो खैर कुछ नहीं है। देखिए गुरविंदर भाई, बात यह है कि मैं आपको एक परेशानी से दूसरे परेशानी में नहीं डाल सकता हूँ। अब स्टेरॉइड एक परेशानी थी, अब वो गई, हो गए उसको कुछ दिन, है ना, अब आप भूल जाओ उसको। अब उसको लेके घूमना फिर दूसरी परेशानी है। अब उसका इफेक्ट कब तक रहेगा? गया इफेक्ट भाई साहब, अब उसको भूल जाइए। अब आगे बढ़िए, ठीक है। दिन में 8-10 बार हंसे, ठाका लाए, प्राणायाम करें, अच्छी नींद सोए। डॉक्टर भारत, मैं बताऊं, अब कम सोचे। गुरमिंदर सिंह साहब, पुरी साहब बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट है और हमारी मीटिंग्स का तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अगर वो आ गए मतलब हमारी मीटिंग्स में जान है, तो वो तो अपने आप ही बहुत अच्छा रिकवर हो जाएंगे। आप बस खुद बन जाइए, आप जो है वो खुद बन जाइए, भूल जाइए कोरोना को और आप बहुत फास्ट रिकवर बहुत बढ़िया।
ये डॉक्टर सुषमा आपने जो कहा, अभी मैं एक टॉक सुन रहा था इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन में, कोई एक यंग सी लड़की ने सुना रही थी कि हाउ टू टेक इट इजी, व्हाट इज टेकिंग इजी। तो उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई, उसमें उसने बताया कि एक बंदा था जो नदी क्रॉस कर रहा था और उसने आवाज दी, तो उधर मॉन्क बैठा हुआ, उसने उसको समझ में नहीं आया क्या चाहते हो, उसने बोला आई वांट टू कम टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। उसने बोला जोर से आई वांट टू कम टू द अदर साइड ऑफ रिवर। फिर उसने फाइनली सोचने का यू आर ऑलरेडी ऑन द साइड ऑफ द रिवर। तो बेसिकली वही जो आपने कहा, आप वो हो जो हम वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द एंड वी वांट टू बी ऑन द अदर रिवर। वो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी बात थी। चलिए दोस्तों, और किसी को प्रश्न है तो बताएं। धर्मेंद्र जी, आप चैट बॉक्स में ढूंढ पा रहे हैं कुछ नया क्वेश्चन? जिन लोगों की जरूरतें कम है, जिन लोगों को बाकी दुनिया की उतनी जरूरत नहीं है, ना उनके अप्रूवल, ना उनकी तालियों की, ना साधनों की, वो रह सकते हैं, वो शांति सकते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स का। उस पिक्चर में कहा मेरे जमीन बहुत दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। हम सबको अब इसमें ये प्रयास करना ही चाहिए कि हाउ कैन आई यूज माई आउटसाइड रिक्वायरमेंट्स। मैं खुद हूँ, बहुत हूँ, और मुझे आगे की दुनिया की बहुत जरूरत नहीं है, कि इस पे मैं कैसे धीरे पहुंचूं, इस चीज का हमको प्रयास करना चाहिए। बाहर की दुनिया से हमको उतना खेल खेलना चाहिए दोस्तों कि हमारी खराब नहीं हो, उतना ही खेल खेले बाहर यहाँ से कि हमारी शांति नहीं जाए। उतनी फैक्ट्री लगाएं, उतनी दुकान लगाएं, उतने बिजनेस बढ़ाएं कि हारों की जो शांति नहीं जाए। वन लास्ट रिक्वेस्ट, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि सीटी स्कैन करने के लिए इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। कौन सा वो एंड पॉइंट है, उसके बाद हम सीटी स्कैन करने को जाएं। जो सीटी स्कैन, हाँ, कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से अधिक है तो किसी भी स्टेट में स्कैन नहीं कराया जाता, पहली बात। तो सैचुरेशन 94% से अगर अधिक है और आप कोविड पॉजिटिव हैं, हाँ ये जरूर है तो कई बार आप कोविड नेगेटिव हैं और आपको बुखार आ रहा है और तो नहीं आ रहा है कि आप कोविड नेगेटिव है और क्यों आ रहा है, तो फिर शायद केसेस के अंदर लोग बाग सीटी स्कैन करके चेक करें कहीं फॉल्सली नेगेटिव टेस्ट तो नहीं था। लेकिन अगर कोविड पॉजिटिव है, आपका सैचुरेशन मेंटेन है, तो आपको, और अगर सीटी आपने तीसरे चौथे दिन करा लिया तो वो उतनी निरर्थक है वैसे भी, क्योंकि सीटी के रेंजेस नॉर्मली 5वें दिन 8वें दिन के बाद आते हैं। तो इस चीज को ध्यान दें और अपने आप, उसका बेसिक सॉल्यूशन ये कि आप अपने आप कुछ मत कराएं, आप डॉक्टर से सलाह करें, आपका डॉक्टर आपको बताए कब कराना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे 140 करोड़ सभी लोग डॉक्टर बन चुके हैं विदाउट गिविंग पीएमटी, विदाउट क्लियरिंग एमबीबीएस, सभी डॉक्टर हैं। ये थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, उसका अविश्वास। हम डॉक्टर्स जो हैं, आप लोग विश्वास नहीं जीत पाए तो शायद हमारी भी कुछ कमी रही। तो मैं आपसे नहीं करता हूँ, अपना एक डॉक्टर ढूंढिए, अभी तक नहीं ढूंढा है से ढूंढिए और उसको अपने फैमिली फिजिशियन के में घोषित कर दीजिए और है ना, बच्चों को समझाइए कि हम इन्हीं से राय करेंगे, उनको पता आपके बारे में और वो आपको ठीक। अब हर व्यक्ति अगर छाती में दर्द हो, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पता तो कार्डियोलॉजिस्ट कहेगा एंजियोग्राफी कर दो, के डॉक्टर के पास जाएगा वो कहेगा एंडोस्कोपी कर दो, और हो सकता है कि एक सामान्य के पास जाएगा, देखते 2 दिन बाद आना नहीं तो उसे करना है कि नहीं करना है, और 2 दिन में आधे दिन हो गए ऐसे ठीक हो जाते हैं। हर लक्षण के पीछे रोग थोड़ी हो। और मेरे को आधे मरीज आते हैं मेदांता अस्पताल से, देखो ना छाती दुख रही है थोड़ी और थोड़ी नीचे, और मैं देख के बताऊं भाई साहब आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका एकदम दुरुस्त है, तो सुषमा जी आधे तो मूड खराब हो जाता है। अच्छा जी कुछ नहीं निकला, मतलब बात भी चाले होते हैं हमको कुछ निकालो, अरे नहीं निकला खुश हो जाओ, हम करते हुए घर जाओ, भगवान को धन्यवाद, किसी ना किसी दिन तो कुछ निकाल ही देंगे हम, नहीं है आज की तारीख में नहीं है, बस उसकी खुशी हो। 200 साल का तो कोई जिएगा नहीं, सातक होते होते सबको कुछ ना कुछ निकल आएगा, अब फिलहाल नहीं है, उसकी खुशी मना लीजिए। थैंक यू डॉक्टर भारत, आपने जो कहा था शुरू में और आपका हमेशा जो संदेश रहता है कि हम मीटिंग में जिस मूड से
आए हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हम जाएंगे। मैं सभी के चेहरों पे हंसी और बहुत अच्छी हंसी देख रही हूँ। तो मैं अंत में श्री राम नारायण सोनी जी को आमंत्रित कर रही हूँ मीटिंग का सार देने के लिए, आभार प्रदर्शन के लिए। सोनी जी, आप सुन पा रहे हैं? मैडम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल। सर से थोड़ा सा, सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा उन्होंने आज उद्बोधन दिया और उससे काफी आत्मशक्ति मिली है। थोड़ा सा केवल यही क्वेश्चन था कि आजकल जैसे भाप लेने का बहुत चल रहा है और ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए गर्म पानी पीना वगैरह, तो क्या ये यूजफुल रहेगा और कितने टाइम तक लेना चाहिए? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। उत्तर है कि अगर जो जिंदगी भर तक के लिए कर सकते हो तो वो करते रहिए। जी जी। अब रोज एक आदमी एक सामान्य रोज दिन में 3 बार भाप ले, मुझे लगता है उस गर्म पानी पीने से आपको जल जाओगे उसकी संभावना ज्यादा है। अपने का ये है कि अननेसेसरली उसको लोड मत ली दिमाग में कि आप रोज 3 बार। एक सामान्य आदमी को भाप लेने की जरूरत क्या है? हाँ, अगर आपको तकलीफ है, अब जिसको ऑलरेडी डन हो गया है, जिसको आपके घरों में किसी को है और आपको अगर लगता है कि इम्यूनिटी कम है, उनको दूसरी लंग प्रॉब्लम है, तो ठीक है, भाप से कोई नुकसान। इसी तरह से भाप गर्म पीने से, अब गर्म पानी पीने से कोई ऑक्सीजन लेवल नहीं होता है। पर ये बात सही है, रिस्की चीजें नहीं खानी चाहिए, रिस्की मत खाइए। इसका मतलब ये नहीं आप मेरे सुरक्षित हो गए हो, आप गर्म पानी पी रहे हो तब आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल। मतलब कि वही बात है, आवश्यकता से कम भी नहीं, आवश्यकता से ज्यादा भी नहीं। इसको दिमाग पे मत हैवी होने दीजिए। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सर, वैक्सीनेशन इन लैक्टेटिंग वुमेन बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। संगीता जी क्या कह रहे हैं? वैक्सीनेशन इन लैक्टेटिंग वुमेन सर, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। वी आर नॉट एबल। हाँ देखिए, ये बात सही कह रहे हो। अब ये क्या है कि इस चीज की कंट्रोवर्सी तभी हटेगी जब कोई लंबी स्टडी करके बता दे। अब सभी एक्सपर्ट आप टीवी पे भी देख रहे हो, मुझे भी सुन रहे हो, वो सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी तय नहीं है, जब तय हो जाएगा तब घोषाएंगे। मैं अपने पर्सनल लेवल पे अपने मरीजों को और अपने घर वालों को ये कहता हूँ, अगर तो आपको ऐसा लग रहा है कि उस महिला को एक्सपोजर चांसेस ज्यादा है, पहली बात, या उसको किसी और कारण है, इम्यूनिटी बहुत कम है, ऐसी बीमारी है, उसको अनकंट्रोल डायबिटीज है, कुछ और ऐसी चीज है, तो आप होगी चलो ठीक है भाई, वैक्सीनेशन लगाने का से जो रिस्क है वो नहीं, और नहीं लगाने का रिस्क ज्यादा है। अदरवाइज एक नॉर्मल महिला अगर घर पे रह सकती, सुरक्षित रह सकती है, आइसोलेटेड रह सकती है, अपने आप को एक्सपोजर से बचा सकती है, यंग है, छोटी महिलाएं यंग ही होंगी, उसका भी कोई रिस्क भी नहीं। तो लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी लाइफ एंड डेथ वाली चीज नहीं है। इंडिविजुअल स्पेशलाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर भरत, डॉक्टर संगीता पलसानिया, संगीता गुप्ता मेरी क्लासमेट है एंड शी इज अ वेरी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम उज्जैन। तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, वक्ता को भी उतना धन्यवाद देती हूँ, श्रोताओं को भी उतना ही धन्यवाद देती हूँ, और ऑर्गेनाइजर को सबसे ज्यादा। So thank you everybody. Thank you for the very nice. Thank you सुषमा जी, भरत जी। Thank you everyone. Thank you डॉक्टर भाटिया। डॉक्टर लोकेश भाटिया जुड़े हैं साथ कतार दोहा से, और के हैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। चलिए, थैंक यू। Thank you everybody. थैंक यू। सृजन के सभी भाइयों